आज मैं बात तो सिर्फ कराची में नाफिज किए गए ई चालान के नए सिस्टम पर करना चाहता था, लेकिन लावारिस कराची में डंपर माफिया के हाथों एक और कत्ल और उसके बाद होने वाली गुंडागर्दी और बदमाशी ने मुझे मजबूर किया कि मैं पहले इस पर बात करूं और इस माफिया और इसके गठजोड़ को एक्सपोज करूं। आज मैं साबित करूंगा कि ये डंपर्स और वाटर टैंकर्स मालिकान एक माफिया हैं, जिनके सहूलतकार अब हर सरकारी इदारे से लेकर जुडिशल सिस्टम तक में मौजूद हैं। ये बदमाशी और गुंडागर्दी के जोर पर हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं और अपनी मर्जी के फैसले कराते हैं। इनकी ताकत इस हद तक बढ़ चुकी है कि रियासत इनके आगे कमज़ोर लगने लगी है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस माफिया की वजह से मुझे कराची में अप्रैल 1985 में पेश आने वाले सानह बुशरा ज़ैदी से पहले की फ़िज़ा बनती नज़र आ रही है तो गलत ना होगा। कराची में अगर सिर्फ रवां साल के आदादोशुमार की बात कर ली जाए तो जनवरी से गुज़िश्ता रोज़ गार्डन के इलाके में नए शादीशुदा जोड़े को कुचलने और इसमें शौहर की हलाकत और बीवी के शदीद ज़ख्मी हो जाने के वाक़े तक 342 अफराद हैवी ट्रैफिक के नीचे आकर मारे जा चुके हैं, जिसमें 50% से ज़ायद अमवात के ज़िम्मेदार तेज़ रफ्तार डंपर्स और वाटर टैंकर्स हैं। लेकिन शहरियों की जानों से खेलने वाली इस माफिया के खिलाफ कानून ने क्या कार्रवाई की और कितने ड्राइवर्स को अदालतों से सज़ा हुई, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कराची में रोड एक्सीडेंट के केसेस में कन्वेक्शन रेट यानी सज़ा की शरह 0% है। और इसकी वजह वो सहूलतकार हैं जो पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों और हमारे जुडिशल सिस्टम में मौजूद है। इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि कुछ अरसे से इन हादसात में मारे जाने वाले अफराद को ही हादसे का असल जिम्मेदार ठहराने की कोशिशें शुरू कर दी गई। अब माफिया के सहूलतकार, जिसमें ज़्यादातर पुलिस अफसरान हैं, मोटरसाइकिल सवारों को ही हादसे का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। यानी वो फातरुल अकल लोग कहना चाहते हैं कि कराची में मोटरसाइकिल सवार जानबूझकर खुद को डंपर्स और वाटर टैंकर्स के नीचे डाल देते हैं, और वो भी उस वक्त जब वो बीवी और बच्चों के साथ होते हैं। जनाब, कराची के अबतर हालात में लोग जीने से ज़्यादा मरने के बारे में ज़रूर सोचने लगे हैं, लेकिन इज्तिमाई खुदकुशी का ये तरीका कोई इख्तियार नहीं करना चाहता। और एक लम्हे के लिए अगर इस बयानिए पर यकीन कर भी लिया जाए तो फिर अब से 6 माह पहले वज़ीर आला सिंध ने एक इजलास में ये क्यों कहा था कि डंपर्स और वाटर टैंकर समेत तमाम हैवी ट्रैफिक में अंडर रन और कंपार्टमेंट्स बनवाए जाएं। जनाब, आपका ये बयानिया ज़्यादा नहीं चलेगा। आइए ज़रा अंडर रन और कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, हैवी ट्रैफिक में क्यों ज़रूरी हैं और माफिया इससे क्यों भाग रही है, ज़रा ये समझा देता हूँ। दुनिया भर में छोटी गाड़ियों को हैवी ट्रैफिक के नीचे आ जाने से बचाने के लिए उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा रखा जाता है कि हैवी ट्रैफिक सतह ज़मीन से ज़्यादा बुलंद ना हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO के मुताबिक अक्सर ममालिक में ये सतह ज़मीन से सिर्फ 16 इंच बुलंद होती है। लेकिन जो गाड़ियाँ वज़न उठाती हैं उनके साइड्स और फ्रंट और बैक पर अंडर रन लगाए जाते हैं। अंडर रन एक तरह का बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो हैवी ट्रैफिक के चारों साइड्स को इस तरह क्लोज कर देता है कि छोटी गाड़ी सक होकर इसके नीचे ना जा सके। दुनिया के 160 से ज़ायद ममालिक ISO का हिस्सा हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान में हैवी ट्रैफिक से मुताल्लिक इस अहम तरीन स्टैंडर्ड को मीट करने की कोई कोशिश नहीं की जाती, और इसकी बड़ी वजह डंपर माफिया है। अप्रैल 2025 में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध, कमिश्नर कराची और महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान को हिदायत की थी कि वो तमाम हैवी ट्रैफिक, जिसमें डंपर और वाटर टैंकर भी शामिल हैं, उन्हें अंडर रन लगाने का पाबंद करें। और अप्रैल में ही मेरे ही प्रोग्राम में DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने डंपर्स और वाटर टैंकर्स के मालिकान को इसके लिए 1 जून तक की मोहलत दी थी। लेकिन माफिया तो माफिया है ना। ताहाल 1% डंपर और वाटर टैंकर में भी अंडर रन स्ट्रक्चर नहीं लग सके। सिर्फ जो है साइड गार्ड्स जो हैं उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि बॉडी मेकर्स हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं हैं। पूरी कराची की अगर हम बात करें तो 40 से 50 बॉडी मेकर्स हैं और ये 20 से 25 हज़ार गाड़ियाँ हैं। तो एक गाड़ी में अगर आपकी उसकी साइड गार्ड्स लगाने हैं तो उसको 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लगता है। तो उस हिसाब से हमने रैशनल एक माइंड फ्रेम के साथ ही इम्प्लीमेंटेशन करानी है। तो कुछ टाइम हम उनको देंगे, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होगी।
अगर किसी एसोसिएशन ने या गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों ने हमें ये फील हुआ कि वो ब्लफ कर रहे हैं, वो टाइम गेन कर रहे हैं, वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का मूड चेंज हो, तो उनको फिर हम रियायत या ऑफिसर चेंज हो जाए, या ऑफिसर चेंज हो सकता है, तो वो फिर उस पे वो ब्लफ खेलें, तो वो हम इजाज़त नहीं देंगे। हम डेली बेसिस के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैकर्स चूँकि रेडीली अवेलेबल हैं, तो हम उनको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। ये महीना उनके लिए आखिरी है, 1 जून तक इन्होंने 100% गाड़ियों में ट्रैकर्स लगाकर हमारे हवाले करना है। 22,000 गाड़ियों के लिए आपने उन्हें 1 जून तक की मोहलत दी हुई है। और बात सिर्फ अंडर रन की नहीं है, एक और चीज़ भी है जो वाटर टैंकर्स और ऑयल टैंकर्स में होना लाजमी है, और वो ना हो तो ये खूनी हादसे का सबब बनता है। आपको रवां साल योम पाकिस्तान के अगले रोज़ 24 मार्च को मलिर हाल्ट के मुकाम पर पेश आने वाला वो दिलखराश हादसा तो याद होगा ही, जिसमें 26 साला अब्दुल कयूम अपनी हामला बीवी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था कि अकब से आने वाले वाटर टैंकर ने उसे कुचल दिया था। इस वाक़े में दोनों मियाँ बीवी शदीद ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी हालत में अब्दुल कयूम की अहलिया ने रोड पर ही बच्चे को जन्म दिया, और फिर तीनों ही इस गंदे निज़ाम पर लानत भेजकर इस दुनिया से चले गए। इस हादसे की वजह क्या थी, ये डीआईजी ट्रैफिक की ज़ुबान से सुन लीजिए। बड़ी गाड़ियां हैं, ये ओवर स्पीडिंग कर रही हैं, और जब ओवर स्पीड आप करेंगे और ओवरलोडेड होंगे तो ब्रेक तो लगनी नहीं है, ऐसे ही है। तो दूसरी मेन रीज़न जो थी वो ओवर स्पीडिंग थी। फिर तीसरी जो मेन रीज़न थी वो ओवरलोडिंग थी, यानी कि अगर एक डंपर जो है उसने सिर्फ 27 टन का वज़न उठाना है खुद समेत, और वो जब 80 टन उठाएगा तो वो फिर उसके ब्रेक्स तो काम नहीं करेंगे। ऐसे ही है। फिर टैंकर की अगर हम बात करें, पानी के टैंकर की, तो उसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं ताकि जब खुदा ना खास्ता ब्रेक लगानी पड़े तो जो पीछे लहर बनती है पानी की उसको वो कंपार्टमेंट्स रोक लेते हैं। तो यहाँ पर कंपार्टमेंट्स हैं नहीं, जब ब्रेक कोई लगा, वाटर टैंकर्स में कंपार्टमेंट्स ही नहीं पाए गए, बहुत सौ में नहीं है। अब जो हमने लाजमी करार दिया है, और जैसे वो जो हमारे पास एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मियाँ बीवी और उनका जो नौमौलूद बच्चा, उसमें ड्राइवर ने कहा मुझसे ब्रेक नहीं लगे, ब्रेक फेल थे। जब हमने चेक किया तो ब्रेक ठीक थे, लेकिन चूंकि उसके अंदर इतना पानी था और उसका इतना मोमेंटम बना था तो ब्रेक तो लगना ही नहीं था। अब डंपर्स और वाटर टैंकर्स में अंडर रन लगाना हो या उनके टैंक में कंपार्टमेंट्स बनाना हो, ये डंपर और वाटर टैंकर के मालिकान की जिम्मेदारी है। लेकिन जो माफिया बन चुके हों वह ऐसी पाबंदियों को कब खातिर में लाते हैं। 1 जून गुजरे हुए भी 4 माह हो चुके हैं, और जब इस पर मैंने सवाल उठाया तो मुझे जवाब मिला कि कराची में बॉडी मेकर्स की तादाद कम है और उनके पास अगले 6 माह तक इस काम के लिए वक्त नहीं है। इसलिए डंपर्स और वाटर टैंकर्स में अंडर रन और कंपार्टमेंट्स का काम नहीं हो सका है। कराची में 66,61,711 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 42,53,000 मोटरसाइकिलें हैं, 14,15,000 कारें और 3 लाख रिक्शा हैं, जबकि ट्रक्स जिसमें डंपर्स भी शामिल हैं उनकी तादाद सिर्फ 4,900 और रजिस्टर्ड वाटर टैंकर्स की तादाद सिर्फ 1,100 है। यानी मजमूई तौर पर सिर्फ 6,000 डंपर्स और वाटर टैंकर्स कराची में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हादसात में उनका हिस्सा 60% से भी ज़्यादा है। इस हवाले से आदाद शुमार चौंका देने वाले हैं। जनवरी से अक्टूबर तक यानी 10 माह में कराची में हैवी ट्रैफिक से 205 जानलेवा हादसात हुए, और इन हादसात में अब तक 342 अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि 142 शहरी इन हादसात में ज़ख्मी होने के बाद माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा ट्रक्स का है। शहर की सड़कों पर दनदनाते फिरते ट्रक्स, जिन्होंने जनवरी से अब तक 10 माह में 60 मुख्तलिफ हादसात में 66 शहरियों की जान ले ली है, जबकि 39 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरे नंबर पर ट्रेलर्स हैं। हम पोर्ट सिटी होने का भी तो खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि कोई कानून तो है नहीं। तो जनाब, पिछले 10 माह में 52 हादसात में 59 शहरियों को इन ट्रेलर्स ने अपने पहियों तले कुचल डाला, जबकि 34 शदीद ज़ख्मी हो गए। तीसरे नंबर पर वाटर टैंकर्स हैं, क्योंकि इस शहर में पानी नलकों से नहीं वाटर टैंकर से मिलता है, और वाटर टैंकर्स ने शहरियों के खून को भी पानी समझ लिया है, जो बस बहाए चले जा रहे हैं। जनवरी से अक्टूबर तक वाटर टैंकर्स 45 हादसात में 51 शहरियों का खून
पानी की तरह बहा चुके हैं, जबकि 28 को शदीद जख्मी करके माजूर कर चुके हैं। डंपर से होने वाले हादसात की तादाद पिछले 10 माह में 25 है, जिसमें 30 कीमती जानें जा चुकी हैं, जबकि 22 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। हैवी ट्रैफिक के इन हादसात में शहर की सड़कों पर रेस लगाती बसों ने भी अपना हिस्सा खूब डाला है, और वाज़ेह रहे कि अंडर रन की पाबंदी बसों के लिए भी है। तो जनाब, बसों से होने वाले हादसात के आदाद व शुमार के मुताबिक अब तक 23 हादसात में 28 शहरियों की जानें बस हो चुकी हैं, जबकि 19 शहरी जख्मी होकर बस कर दो बस की इल्तिजाएं कर रहे हैं। लेकिन हैवी ट्रैफिक में ना तो अंडर रन लगते हैं और ना ही वाटर टैंकर और ऑयल टैंकर्स में कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। माफिया जो ठहरे, तो क्या मैं अभी भी इन्हें हादसा कहूं या अब मैं इन्हें कत्ल कह सकता हूं, बल्कि कत्लेआम। लेकिन जनाब, यहां मामला यह है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। चंद माह पहले राशिद मिन्हास रोड पर सगीर सेंटर के सामने एक डंपर की टक्कर से बहन भाई की हलाकत और वालिद के शदीद जख्मी होने का वाकया भी आपको याद ही होगा, जिसके बाद मुश्तइल अवाम ने 60 डंपर्स को आग लगा दी थी। ये यकीनन कानून को हाथ में लेने के मुतरादिफ है, लेकिन जब कानून नेहरू की तरह जब रोम जल रहा था, बांसुरी बजा रहा हो, तो फिर ऐसे वाकयात होते ही हैं। लेकिन नेहरू तो रोम जल जाने के बाद भी जागा नहीं था, लेकिन 60 डंपर जल जाने के बाद कराची पुलिस अचानक जाग उठी थी और सगीर सेंटर और उसके अतराफ के तमाम रिहायशी प्रोजेक्ट समेत आस पास के इलाकों में छापों का एक ना रुकने वाला सिलसिला कई माह तक जारी रहा था। और इस दौरान दर्जनों नौजवानों को उनके घरों पर छापे मारकर न सिर्फ उठाया गया, बल्कि उन्हें डंपर्स जलाने के मुकदमात में गिरफ्तार भी किया गया, और जिनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई उन्हें रिहा करने के लिए उनके प्यारों से लाखों रुपए रिश्वत ली गई। पुलिस की तो उन दिनों चांदी हो गई थी, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था कि डंपर्स माफिया ने डंपर्स के जलाए जाने पर एहतिजाज की कॉल दे दी थी, और हुकूमत ने घबराकर माफिया के आगे घुटने टेक दिए थे, और उसे नाम दिया गया था कानून की अमलदारी का। अब ज़रा कानून की अमलदारी पर आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, जिसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। और ये एक ऐसा किस्सा है जिससे आपको हमारी पुलिस की कारकर्दगी और इस माफिया की मजबूती का अंदाज़ा होगा। ये पिछले साल जनवरी की बात है, जब मैं 24 न्यूज़ कराची का ब्यूरो चीफ था। 3 जनवरी 2024 को हब रिवर रोड पर एक वाटर टैंकर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसमें 2 ख्वातीन शामिल थी। हादसे का जिम्मेदार वाटर टैंकर ड्राइवर वाटर टैंकर मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था। इस हादसे को 2-3 रोज गुजर गए तो मैंने अपनी रिपोर्टर अनुषा जाफरी से मरने वालों की शनाख्त के हवाले से पूछा, तो पता चला कि अभी तक उनकी शनाख्त नहीं हुई है। मैंने खुद एसएचओ को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मरने वालों के पास से कोई ऐसी चीज़ ही नहीं मिली जिससे शनाख्त में मदद मिल सके। उनके पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। मैंने पूछा कि मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट तो होगी, उससे कोई मदद नहीं मिल सकी? तो एसएचओ आएँ बाएँ शाएँ करने लगा। मैंने उससे मोटरसाइकिल का नंबर लिया और सीपीएलसी से मोटरसाइकिल की डिटेल्स निकाली, तो पता चला कि मोटरसाइकिल गुलबर्ग के इलाके में मूसा कॉलोनी के एक रिहायशी के नाम पर है। मैंने अनुषा जाफरी को उस एड्रेस पर रवाना किया, तो इब्तिदा में वो एड्रेस नहीं मिल रहा था, लेकिन सीपीएलसी के रिकॉर्ड में इस मोटरसाइकिल के हवाले से ये भी दर्ज था कि ये मोटरसाइकिल माजी में एक दफ़ा चोरी हुई थी, लेकिन फिर मिल भी गई थी, और उसकी एफआईआर गुलबर्ग थाने में दर्ज हुई थी। गुलबर्ग थाने से हमें मुकम्मल एड्रेस मिल गया और टीम उस घर पर पहुंच गई, जहां रहने वालों को 3-4 दिन बाद भी ये नहीं पता था कि उनके प्यारे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो माँ, बेटा और बहू बल्दिया के इलाके में एक शादी में गए थे, और बाकी घर वाले यही समझ रहे थे कि वो वहीं रुक गए हैं। मरने वालों की शनाख्त के 1-2 दिन बाद मैंने एक दफ़ा फिर ड्राइवर की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ लेने के लिए अनुषा जाफरी को थाने भेजा, जहां इस बार डीएसपी बल्दिया ने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया। जिस वाटर टैंकर से हादसा हुआ था, पुलिस उसे थाने ले आई थी।
अनुषा जाफरी ने मुझे वहाँ से उस वाटर टैंकर की तस्वीर भेजी तो मुझे उसके फ्रंट ग्लास पर एक पेपर चिपका हुआ नजर आया। मैंने अनुषा से उस पेपर की क्लियर पिक्चर खींचकर भेजने के लिए कहा और जब पिक्चर आई तो उसके बाद पूरा केस ही हल हो गया। जानते हैं कैसे? उस पिक्चर में वाटर टैंकर के फ्रंट ग्लास पर चिपके हुए कागज पर एक बार कोड नजर आ रहा था और जैसे ही मैंने ऑफिस में बैठे बैठे उस बार कोड को अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन किया, मेरे सामने उस वाटर टैंकर से मुतालिक तमाम तफसीलात आ गए कि वाटर टैंकर किस कंपनी का है, इसका फोकल पर्सन कौन है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, ये वाटर टैंकर किस हाइड्रेंट से पानी भरता है, वगैरह वगैरह। यानी वो वाटर टैंकर जो 4-5 रोज से थाने के बाहर खड़ा था, उससे मुतालिक तमाम डिटेल्स एक बार कोड में मौजूद थी जो मैंने दफ्तर में बैठे बैठे ही निकाल ली थी। मैं यहीं नहीं रुका, मैंने वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट सेल के इंचार्ज को फ़ोन किया और उससे इस बारे में मज़ीद जानना चाहा। तो चंद ही मिनट्स में मेरे पास वाटर टैंकर को चलाने वाले ड्राइवर का नाम, उसका लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर दफ्तर में ही बैठे बैठे आ चुका था। और जब हमने ये खबर ब्रेक की तो उस इलाके के एसपी ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे वो तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त की, जो मैंने उसे फराहम कर भी दी। लेकिन इसी दौरान अनुषा जाफरी ने एक कमाल काम किया। उन्होंने मुझसे ड्राइवर का नंबर लेकर उसे कॉल कर दी और उसे रिकॉर्ड भी कर लिया। ड्राइवर से क्या बात हुई ये आप खुद सुन लीजिए। आप चला रहे थे क्या ये टैंकर? हाँ, टैंकर में चला रहा था। तो ये बताएं मुझे कि आपकी टैंकर की जद में आके 3 लोग जाबाक हुए थे क्या? 3 बंदे। हाँ तो आपका इंटरव्यू कर सकते हैं हम? आप अभी कहाँ पर हैं जी, आप कहाँ पर हैं? अभी आपसे बात करनी थी हमें। मैं तो फिलहाल दूर हूँ, कहाँ पर? मंगो पीर। आ जाए मंगो पीर, हम हाँ, मंगो पीर आ जाए, हम बात कर लेंगे आप हमसे। तो अभी तो हम तो मसरूफ है, काम कर रहे हैं। तो मैं आ जाती हूँ ना उधर। मंगो पीर में किस तरफ आना है? नहीं, हम तो नहीं देखा। तो क्या हो गया? इंटरव्यू देते हैं, अच्छा है ना, चल जाएगा। दूसरी साइड का मौका भी। नहीं 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 चले, ओके ओके, बहुत शुक्रिया। हमको फेमस नहीं होना है। चले चले, शुक्रिया। ठीक है, मेहरबानी। ड्राइवर और अनुषा जाफरी की ऑडियो भी हमने ऑन एयर कर दी, जिसके बाद उन एसपी साहब की दोबारा कॉल आई और वो ड्राइवर का फ़ोन नंबर मांगने लगे, जिस पर मैंने उन्हें बताया कि फ़ोन नंबर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है जो मैं उन्हें उनके मांगने पर पहले ही दे चुका हूँ। ये साहब आजकल एक ज़िले के एसएसपी लगे हुए हैं। किस्सा मुख्तसर, पुलिस मंगोपीर गई और उस ड्राइवर को रात गए गिरफ्तार करके ले आई और अगले रोज़ दोपहर के 12 भी नहीं बजे थे कि 3 अफराद की जान लेने वाले उस ड्राइवर की ज़मानत भी अदालत से मंजूर हो गई। उसे जेल का दरवाज़ा भी नहीं देखना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गार्डन के इलाके में डंपर से नौजवान की हलाकत और उसकी बीवी के ज़ख्मी हो जाने के बाद मौके पर पहुंचकर गुंडागर्दी और बदमाशी करने वाले डंपर माफिया के सरगना लियाकत महसूद की हो गई है। लियाकत महसूद ने अपने मुसल्लह गार्ड्स के साथ हादसे के मुकाम पर पहुंचकर गुंडागर्दी और बदमाशी की और उसके मुसल्लह गार्ड्स ने आवाम पर स्ट्रीट फायरिंग भी की, जिसका मुकदमा लियाकत महसूद और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज हुआ। लेकिन चंद ही घंटों में लियाकत महसूद की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई और लियाकत महसूद एक बार फिर हुकूमत को ब्लैकमेल करने, नेशनल हाईवे को बंद करने की धमकियां देता हुआ नेशनल हाईवे पर पहुंच गया। लेकिन इस बार उसकी चली नहीं। वैसे कराची में इन दिनों हुकूमती रिट को चैलेंज करना कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया है। चलते चलते इस वीडियो को भी देख लें। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी सिंध की यहाँ इनकी सरकार है, इनकी जितनी भी यहाँ तंजीम है, इनके जितने भी यहाँ करता धरता है, इनको मैं क्लियर अल्फाज में बता देना चाहता हूँ कि ये जो पठानों के होटल हैं, ये हम पठानों के लिए एक रेड लाइन का दर्जा रखते हैं। अगर आप कराची के हालात को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, कराची के हालात को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, तो फिल फॉर ये जो कमिश्नर कराची ने जो सर्कुलर जारी किए, सर्कुलर को वापस लें, या तो आप हमारे को इसमें कोई एसओपी बनाकर दें कि होटल को इस तरह से चलना चाहिए। बगैर एसओपी के एक सर्कुलर जारी करके और फिर इस तरह से इन लोगों को बेरोजगार करना, इसको हम नामंजूर करते हैं। इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे और लिसानी बुनियादों पर लिए गए कोई भी फैसला सिंध हुकूमत की तरफ से, इसको हम रद्द करते हैं, इसको हम जूते की नोक पर रखते हैं। और मैं देखता हूं कि ये होटल बंद करवाते कैसे।
आप पहले भी साजिश कर चुके हो, अब दोबारा कर रहे हो, इंशाल्लाह आप दोबारा नाकाम होगे। और आपको हम दिखाएंगे 17 तारीख को, क्योंकि 5 तारीख को इन लोगों ने एहतजाज का ऐलान किया है। ये प्रेस क्लब पर जो है ना 2 बजे जमा हो रहे हैं दिन को, 5 नवंबर को। उसमें भी तमाम कराची के पख्तूनों से मेरी अपील है कि भरपूर शिरकत करें। उसके बाद 17 नवंबर को हमने अल्लासिफ स्क्वायर के सामने मेन सुपर हाईवे पर एहतजाज का ऐलान किया है, जिसमें कराची के तमाम पख्तून और होटल एसोसिएशन भी उसमें शिरकत करेगी, ताकि हम इनको बता सकें कि पख्तून यहाँ ना ही लावारिस है, ना ही यहाँ कमजोर है। इंड से इंड बजा देंगे अगर इस तरह के फैसले लिए गए बगैर किसी मशावरत के। मैं ये प्रोग्राम शहर में कैमरों के जरिए ई चालान पर करना चाहता था, लेकिन डंपर माफिया पर बात ही इतनी तवील हो गई है कि ई चालान पर प्रोग्राम अगली दफ़ा के लिए उठा रखता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर बता देता हूँ कि कैमरों के ज़रिए अब तक ट्रैफिक कवानीन की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर तकरीबन 30,000 से ज़ायद चालान शहरियों को भेजे जा चुके हैं, लेकिन इसमें हैवी ट्रैफिक के होने वाले चालान की तादाद सिर्फ 533 है, और वो भी ज़्यादातर सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए। माफिया आखिर माफिया है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।